हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मैं रवि प्रकाश सिंह, सीनियर वेब डेवलपर। आज मैं इस वीडियो में कंप्यूटर फंडामेंटल के अगले कुछ टॉपिक के बारे में डिस्कस करूंगा, जिसमें है आपका हाउ टू बाई अ कंप्यूटर, कैसे हम किसी भी कंप्यूटर को बाई करें और कैसे ख़रीदें, और ख़रीदने से पहले एक कंप्यूटर सिस्टम में हमें क्या किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, इसके बारे में इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। और दूसरा है कि कंप्यूटर फील्ड में या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के फील्ड में कौन कौन से कंप्यूटर कोर्सेज होते हैं जिससे कि आप कंप्यूटर क्षेत्र में अपना करियर बना सकते हैं, उन कोर्सेज के बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आपको कोई कंप्यूटर ख़रीदना है तो उसके लिए आपको कंप्यूटर के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, जैसे कि आपको मॉनिटर किस साइज़ का ख़रीदना है, और आपको जो है एक कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, यानी जिसको आप नॉर्मली सीपीयू बोलते हैं, तो वो क्या होता है, आपका सिस्टम होता है जिसके अंदर क्या होता है, मदरबोर्ड होता है, आपका प्रोसेसर होता है, रैम होता है। तो इन सारी चीज़ों और एसएसडी होता है, हार्ड डिस्क होता है। तो इनमें से किन पार्ट्स का कैसे इस्तेमाल करना है, किस कैपेसिटी के साथ किसी भी मेमोरी का इस्तेमाल करना है, ये सारी चीज़ें हम जो है इस वीडियो के अंदर देखेंगे। तो इन दिस गाइड वी हेल्प यू टू बाई अ डेस्कटॉप ऑन कंपोनेंट बाई द कंपोनेंट बेसिस। As desktop are highly customizable, so it is better learn about main parts and then go to the manufacturer or retailer shop and site instead of the looking some specific model directly. Popular desktop brand are Dell, Lenovo, HP, Apple। तो बहुत से ब्रांड हैं, आप किसी भी ब्रांड का जो है कंप्यूटर सिस्टम ले सकते हैं। कंपेयर द डेस्कटॉप बेस्ड ऑन देयर स्पेसिफिकेशन बेस प्राइस। तो जो आपका कंप्यूटर सिस्टम है वो दो तरीके के सिस्टम आजकल मार्केट में अवेलेबल होते हैं, एक असेंबल्ड कंप्यूटर, दूसरा नॉन असेंबल्ड। तो यानी एक क्या होता है, आपका स्पेसिफिक कंपनी का ही क्या होता है, प्री असेंबल्ड कंप्यूटर होता है, तो वो भी असेंबल किया जाता है लेकिन कंपनियों द्वारा असेंबल किया जाता है। तो आप डेल का ले सकते हैं, लिनोवो का ले सकते हैं, एचपी का ले सकते हैं, एप्पल का ले सकते हैं। तो ये कंपनियां ही डेस्कटॉप के जितने पार्ट्स हैं उसको असेंबल करके आपको एज अ ब्रांड के रूप में अपने नाम से आपको वो कंप्यूटर देती हैं। बट कंसीडर करने वाली ये चीज़ है कि ये सारी कंपनियां जो कंप्यूटर सिस्टम होता है उस पर हर पार्ट्स को मैन्युफैक्चर नहीं करती है। तो वो अलग अलग जो पार्ट बनाने वाली ब्रांडेड कंपनियां हैं उनके जो है प्रोडक्ट का इस्तेमाल करती हैं। जैसे आपने एक डेल का परचेज कर लिया है एक कंप्यूटर सिस्टम, तो जो डेल कंपनी ने उस कंप्यूटर को असेंबल किया है तो उसमें उसने जो है अलग अलग कंपनियों के अलग अलग पार्ट्स का इस्तेमाल किया होगा। हो सकता है कि आपका जो मदरबोर्ड हो वो डेल कंपनी का ही हो, बट जो आपका रैम होगा वो रैम बनाने वाली कंपनियों का हो सकता है, जैसे सैमसंग का हो सकता है, आपका जो हाइनिक्स का हो सकता है, और क्रूशियल का हो सकता है। तो जितनी भी रैम बनाने वाली कंपनियां हैं उनमें से किसी एक कंपनी का रैम हो सकता है। उसी तरीके से एसएसडी या हार्ड डिस्क की बात की जाए तो सीगेट, तोशिबा, डब्ल्यूडी, वेस्टर्न डिजिटल के नाम से जाना जाता है। जो इनमें से कोई किसी कंपनी का आपका हार्ड डिस्क हो सकता है। एसएसडी में भी कई बनाने कंपनियां हैं, जैसे क्रूशियल हो गया, सैमसंग हो गया, और का आपका सैंडिस्क हो गया। तो ऐसी कई कंपनियां, इंटेल हो गया, तो ऐसी कई कंपनी जो एसएसडी बनाती है, तो कोई भी एक एसएसडी का इस्तेमाल इसके अंदर हो सकता है। तो यानी ये भी क्या होता है, एक तरीके का असेंबल्ड कंप्यूटर होता है, बट ब्रांडेड कंपनियों द्वारा इसको असेंबल किया जाता है। तो और एक जो दूसरा है वो क्या होता है, यूजर के बिहाफ पे कन्फिगर किया जाता है, यूजर की चॉइस के आधार पे जो है उसको असेंबल किया जाता है। तो वो क्या होता है, उसको असेंबल कंप्यूटर बोला जाता है नॉर्मली। तो इसमें आप अपने अकॉर्डिंग जो है आपकी अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसमें अलग अलग कंपनियों के पार्ट्स का इस्तेमाल करके एक कंप्यूटर डिजाइन कर सकते हैं। तो बेटर ऑप्शन क्या है इन दोनों में से, तो इन दोनों में से बेटर ऑप्शन ये है कि आप जो है असेंबल्ड कंप्यूटर लें, वो ज़्यादा बेटर होता है क्योंकि आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिजाइन किया जाता है। दूसरा ये है कि जब आप असेंबल्ड कंप्यूटर लेते हैं तो इसमें आपके पैसे की भी बचत होती है, क्योंकि जो ब्रांडेड कंपनियां हैं वो अपने
ब्रांड के थ्रू उस सिस्टम को असेंबल करके बेच रही हैं तो वो क्या होती है, पैसे ज़्यादा चार्ज करती हैं कंपैरिजन ऑफ द असेंबल्ड कंप्यूटर। और असेंबल्ड कंप्यूटर में क्या होता है, आपको पैसे कम खर्च करने पड़ते हैं, बट जो है आप अपने अकॉर्डिंग अच्छा एक कंप्यूटर सिस्टम डिजाइन कर सकते हैं जो कि कंपैरिजन किया जाए ब्रांडेड कंपनियों से तो उससे भी ज़्यादा पावरफुल हो सकता है अगर आप अच्छे पार्ट्स का इस्तेमाल करते हैं ब्रांडेड कंपनी का। तो जो मदरबोर्ड है या जो प्रोसेसर है आप अच्छे क्वालिटी का इस्तेमाल करिए, एसएसडी या हार्ड डिस्क वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं, रैम अच्छे कैपेसिटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम आगे बढ़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। तो कंपेयर डेस्कटॉप बेस्ड ऑन द देयर स्पेसिफिकेशन बेस्ड प्राइस। तो इसमें सबसे पहला आता है मॉनिटर। तो मॉनिटर में हमें क्या चीज़ें देखनी चाहिए, मॉनिटर आप किसी भी ब्रांडेड कंपनी का ले सकते हैं, सैमसंग का हो सकता है, एलजी का हो सकता है, आपका डेल का हो सकता है, एसर का हो सकता है, लिनोवो का हो सकता है, तो एचपी का हो सकता है। आप किसी भी ब्रांडेड कंपनी का मॉनिटर परचेज कर सकते हैं। जेब्रोनिक्स का हो सकता है, तो अपने बजट के अकॉर्डिंग आप परचेज करें। दूसरी चीज़ होती है स्क्रीन साइज जो कि मैटर करती है। तो अगर एक आपके पास एक बजट है तो आप मूव ऑन द जो है 21 या 23 या 24 इंच के मॉनिटर स्क्रीन आप प्रेफर कर सकते हैं। और इससे क्या होगा कि इससे आप हर तरीके के एप्लीकेशन का इस्तेमाल बहुत अच्छे तरीके से अपने मॉनिटर पे कर सकते हैं। जैसे ग्राफिक्स का काम है तो ग्राफिक्स का काम भी कर सकते हैं, अन्य जो एप्लीकेशन है उनका भी अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, वेब डिजाइनिंग के लिए अपने कंप्यूटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक नॉर्मल जो साइज होती है वो 24 इंच या 23 इंच या 21 इंच का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो रिकमेंडेड इसीलिए यहाँ पे क्या किया गया है 24 इंच एलसीडी तो पुरानी टेक्नोलॉजी हो गई। एलईडी का आप इस्तेमाल कीजिए, लाइट एमिटिंग डायोड या एफएसडी का इस्तेमाल कर सकते हैं आप। और इसमें जो रिजोल्यूशन होता है अगर आप 24 इंच का लेते हैं इसमें हाई क्वालिटी रिजोल्यूशन आपको मिल जाता है और जिसके वजह से आपकी जो है पिक्चर क्वालिटी क्या होती है, बढ़िया होती है। और आप इसका ग्राफिक्स या वीडियो एडिटिंग के लिए भी इस मॉनिटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये जो मॉनिटर होता है, मॉनिटर आपका जो है इंटरफेस यानी जो आपका कंप्यूटर सिस्टम होता है उससे कनेक्ट के लिए इंटरफेस होते हैं, पोर्ट्स दिए होते हैं। यूएसबी पोर्ट, एचडीएमआई पोर्ट, डीवीआई पोर्ट होता है। तो आजकल जो पॉपुलर पोर्ट है वो एचडीएमआई है। तो ये भी देख लें कि जो आपका मॉनिटर है उसमें क्या एचडीएमआई पोर्ट दिया है कि नहीं दिया है। दूसरी चीज़ होती है आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप अपने कंप्यूटर में किस तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें भी क्या होता है, आपको इन्वेस्ट करना होता है, या आप जो है इन्वेस्ट नहीं करना चाहते तो आपके पास अच्छा ऑप्शन होगा लाइनेक्स क्योंकि एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है और फ्रीली अवेलेबल है इंटरनेट पे। तो किसी भी लाइनेक्स वर्जन का इस्तेमाल, लाइनेक्स फ्लेवर का इस्तेमाल आप एज ए ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए क्या होगा, लाइनेक्स को यूज करने के लिए यूजर का कंप्यूटर बैकग्राउंड में होना ज़रूरी है, यानी थोड़ा सा आपको जो है लाइनेक्स इन्वायरमेंट का होना ज़रूरी है। अगर नहीं भी है तो कुछ ऐसे वर्जन हैं जिनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं जो कि लाइक विंडोज़ की तरह ही होते हैं, लाइक जोरिन ओएस हो गया आपका और अबंटू हो गया। तो इन सब वर्जन्स या लाइनेक्स मिंट हो गया, तो इन सारे लाइनेक्स फ्लेवर का इस्तेमाल आप कर सकते हैं जो कि सिमिलर ही विंडोज़ की तरह ही होता है। और अगर आप जो है लाइनेक्स प्रेफर नहीं करना चाहते हैं तो फिर आप विंडोज़ या एप्पल पे मूव कर सकते हैं। लेकिन इसको आपको क्या करना पड़ेगा, परचेज करना पड़ेगा, इसके लिए आपको पैसे खर्च करने होंगे। तो एप्पल का आप लेते हैं तो इसके लिए आपको एप्पल डेस्कटॉप होना ज़रूरी है, यानी एप्पल मशीन क्या होती है अलग आती है। तो इसको ख़रीद के आप इसमें एप्पल का जो ऑपरेटिंग सिस्टम उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। उसी तरीके से जो एप्पल मशीन के अलावा जो अन्य मशीनें हैं उसमें आप विंडोज़ आसानी से इंस्टॉल कर सकते हैं और उसमें उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो रिकमेंडेड यहाँ पे मैं करूँगा कि अगर आप एक नॉर्मल यूजर हैं तो आप जो है विंडोज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, या लाइनेक्स के कुछ वर्जन जो विंडोज़ की तरह हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, लाइक जोरिन ओएस, लाइनेक्स मिंट, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। या तो फिर आप जो है प्रीमियम सर्विस लेना चाहते हैं तो आप एप्पल मशीन खरीद के उसमें आप जो है एप्पल ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल कर सकते हैं। बट एक चीज़ ध्यान रखने वाली है कि एप्पल जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसके लिए उतने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं होते हैं कंपैरिजन किया जाए अगर विंडोज़ की। तो विंडोज़ के सबसे ज़्यादा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अवेलेबल होते हैं
उसी तरीके से लाइनक्स की बात की जाए तो लाइनक्स के भी इस समय काफ़ी ऑप्शंस हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप लाइनक्स यूज करते हैं तो आप आसानी से इस पर वर्क कर सकते हैं, हर तरीके का काम कर सकते हैं। तो आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। इस समय जो विंडोज़ का जो करंट वर्जन है वो आपका 10 चल रहा है, विंडोज़ 10, विंडोज़ 10 प्रो, विंडोज़ 10 एजुकेशन या विंडोज़ 10 वर्क स्टेशन, किसी भी एडिशन का इस्तेमाल आप जो है कर सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में। इसके बाद है आपका ऑप्टिकल ड्राइव। ऑप्टिकल ड्राइव मतलब सीडी, डीवीडी और जो आपका ब्लू रे है, ये सारा ऑप्टिकल ड्राइव में आ जाता है। तो कंप्यूटर में आप ऑप्टिकल ड्राइव का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आजकल इसका यूज क्या हो गया है, बहुत कम हो गया है, क्योंकि पेन ड्राइव और आपका एक्सटर्नल हार्ड डिस्क और इंटरनेट की कनेक्टिविटी बढ़ गई है इतनी ज़्यादा कि जो है सीडी डीवीडी का यूज बहुत ही कम हो गया है। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में डेटा को स्टोर करने के लिए अन्य डिवाइसेस के ऑप्शन काफ़ी ज़्यादा हो गए, जो कि सस्ते और रिलायबल भी हो गए। तो इसका यूज़ धीरे धीरे कम होता जा रहा है, बट अभी भी यूज किया जा रहा है। तो इसमें क्या होता है, आपका 3 तरह की डिस्क होती है, कॉम्पैक्ट डिस्क, डिजिटल वीडियो डिस्क एंड ब्लू रे डिस्क होती है। तो ये इसको कैपेसिटी के आधार पे डिवाइड किया गया है। सीडी की कैपेसिटी कम होती है कंपैरिजन ऑफ द डीवीडी, जो कि 700 MB के लगभग आपको कैपेसिटी प्रोवाइड करता है डेटा स्टोर करने के लिए। डीवीडी आपको 4 या 4.8 GB तक लगभग जो है ये कैपेसिटी प्रोवाइड करता है कि आप इतना डेटा इसके अंदर स्टोर कर सकते हो। वहीं ब्लू रे आपका 16 GB 32 GB इस तरह की कैपेसिटी प्रोवाइड करता है। आप इतने कैपेसिटी के डेटा को इस पर राइट कर सकते हैं, और इसको रीड राइट करने के लिए ऑप्टिकल ड्राइव का इस्तेमाल किया जाता है। तो नाउ अडेज डीवीडी बर्नर आर इंडस्ट्री स्टैंडर्ड। डीवीडी बर्नर कैन बी बर्न सीडी डीवीडी एंड प्ले देम। इसको आप प्ले भी कर सकते हैं इसमें। डीवीडी बर्नर इज चीपर देन ब्लू रे डिस्क। ब्लू रे डिस्क सबसे महंगी होती है क्योंकि इसकी कैपेसिटी सबसे ज़्यादा होती है। वही डीवीडी से कंपैरिजन किया जाए तो डीवीडी सस्ती होगी। डीवीडी से भी सस्ता क्या होता है, आपका सीडी होता है। ब्लू रे ड्राइव कैन प्ले एचडी मूवी बट कॉस्टलियर कंपोनेंट। तो ब्लू रे डिस्क भी क्या होता है, एचडी मूवी प्ले कर सकता है, बट ये क्या होता है, इसमें पैसा ज़्यादा खर्च करना होता है। रिकमेंडेड डीवीडी बर्नर आपको ज़रूरी है, रिकमेंडेड किया जाता है कि आप डीवीडी बर्नर का इस्तेमाल करें, बट वो भी आपके ऊपर पूरी तरह से डिपेंडेंट है कि इस्तेमाल करते हैं कि नहीं। आज के हिसाब से तो जो है ऑप्शनल ही हो गया है कि आप इस्तेमाल चाहे कर भी सकते हैं या नहीं भी कर सकते हैं, कोई नेसेसरी नहीं है। मेमोरी, तो मेमोरी में प्राइमरी मेमोरी होता है कंप्यूटर के अंदर, सेकेंडरी मेमोरी होता है, और उनकी भी अपनी एक कैपेसिटी होती है। तो आप किस कैपेसिटी के साथ जाना चाहेंगे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मिनिमम जो मेमोरी अगर सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस की बात की जाए तो आपको 500 GB लगाना चाहिए। प्राइमरी मेमोरी की बात की जाए मिनिमम तो आप 4 GB रैम का इस्तेमाल कर सकते हैं, और रिकमेंडेड किया जाता है कि आप 8 GB का इस्तेमाल करें, क्योंकि आजकल के जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो हैवी होते हैं। तो कम से कम आपको 8 GB रैम रखना ही चाहिए। और इसके अलावा आप 1 TB SSD या हार्ड डिस्क का इस्तेमाल सेकेंडरी स्टोरेज के लिए कर सकते हैं, और अगर बजट कम है तो फिर आप 500 GB पे जा सकते हैं। तो रैम इज द कंसिडर एज द कंप्यूटर मेमोरी एज द परफॉर्मेंस ऑफ द कंप्यूटर इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मेमोरी एंड प्रोसेसर। टुडे सॉफ्टवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम रिक्वायर हायर मेमोरी। टुडे कॉमनली यूज रैम DDR3 विच ऑपरेट एंड 1066 MHz एज पर विंडोज 7 1 GB मिनिमम रैम रिक्वायरमेंट टू फंक्शन प्रॉपरली। तो जो पुराना वर्जन था विंडोज का 7 उसमें 1 GB की रिक्वायरमेंट ज़रूरी थी, बट आज क्योंकि हम विंडोज 10 का इस्तेमाल कर रहे हैं तो कम से कम 2 GB रैम तो नेसेसरी है, और प्रॉपरली काम करने के लिए आप 4 GB रैम का इस्तेमाल कीजिए विंडोज 10 के लिए। और रिकमेंडेड किया जाता है कि 8 GB का इस्तेमाल करें। अगर आपको अच्छी परफॉर्मेंस चाहिए तो आप 8 GB रैम का इस्तेमाल करें, क्योंकि जिससे कि आप अन्य एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का भी इस्तेमाल कर सकें, कोई प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट आपका सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस आ जाता है, जिसमें हार्ड डिस्क और आजकल SSD का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। सॉलिड स्टेट ड्राइव दोनों ऑप्शनल है, चाहे तो हार्ड डिस्क का इस्तेमाल कीजिए चाहे SSD का इस्तेमाल कीजिए। दोनों में अंतर क्या होता है ये मैं आपको बता देता हूँ। हार्ड डिस्क क्या होता है, कंपैरिजन ऑफ द SSD स्लो होता है, और SSD क्या होता है हार्ड डिस्क के कंपैरिजन में क्या होता है हाई स्पीड प्रोवाइड करता है।
और दोनों में एक अंतर और है कि जो हार्ड डिस्क ड्राइव वो क्या होता है, सस्ता होता है कंपैरिजन ऑफ द SSD क्या होता है आपका महंगा आता है। तो इस वजह से लोग, अगर बजट कम है तो आप हार्ड डिस्क चूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास अच्छा खासा बजट है तो आप SSD चूज़ कीजिए, अगर आपको परफॉर्मेंस कंप्यूटर की अच्छी चाहिए तो। और इसमें भी कैपेसिटी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी कैपेसिटी का इसमें इस्तेमाल करते हैं। अगर SSD चूज़ करते हैं तो आप 500 GB का इस्तेमाल कर सकते हैं, हार्ड डिस्क चूज़ करते हैं तो 1 TB का इस्तेमाल कर सकते हैं। और फिर आपकी मर्जी के ऊपर ही डिपेंड करता है कि आपको 1 TB लें या 2 TB लें, वो सब सारी चीज़ें आपके ऊपर ही डिपेंड करेंगी। तो हार्ड डिस्क इज द यूज फॉर स्टोरेज पर्पज हायर देन कैपेसिटी, मोर डेटा यू कैन सेव इन इट। Nowadays computer are equipped with the 500 GB hard drive which can be extended to 2 TB. Most hard drive in the desktop operate at the standard performance speed 7200 RPM। तो यहाँ पे ये किस तरह की स्पीड है, तो ये जो डिस्क होती है हार्ड डिस्क के अंदर क्या होता है, एक मैग्नेटिक डिस्क लगी होती है। तो वो जो रोटेशन स्पीड है उसके बारे में यहाँ पे RPM में बताया जा रहा है। तो जितनी ज़्यादा स्पीड होगी उतना तेज क्या होगा आपका हार्ड डिस्क वर्क करता है। वहीं जो अगर हम सॉलिड स्टेट ड्राइव की बात करें तो उसमें सेल बेस्ड काम होता है। सेल के अंदर मेमोरी सेल्स होती है जिनके अंदर क्या होता है, डेटा स्टोर होता है। तो उसमें वो उसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा होती है, 6 GB पर सेकंड के हिसाब से काम करता है। तो अच्छी खासी स्पीड आपको जो है सॉलिड स्टेट ड्राइव के अंदर मिल जाती है। CPU फ्रीक्वेंसी गीगाहर्ट्ज में होती है इसकी, और दिस डिटरमाइन स्पीड ऑफ द प्रोसेसर, मोर स्पीड बेटर देन CPU। तो जितने ज़्यादा गीगाहर्ट्ज स्पीड ज़्यादा होगी उतनी ही ज़्यादा परफॉर्मेंस आपका CPU देगा। तो हमें एक प्रोसेसर में क्या देखना चाहिए, एक तो कैश मेमोरी देखनी चाहिए, कैश मेमोरी कितना दिया हुआ है। दूसरा क्या होता है, स्पीड देखनी चाहिए कि कितनी स्पीड प्रोवाइड कर रहा है। इसके अलावा हमें ये भी ध्यान रखना होता है कि हमारा जो प्रोसेसर है वो किस कैटेगरी में आता है, i3 है, i5 है, i5 है या i7 है। और साथ में ये भी देखना होता है प्रोसेसर का जनरेशन, कि प्रोसेसर किस जनरेशन का है। जितने ज़्यादा अपग्रेड जनरेशन होगा उतना ही ज़्यादा प्रोसेसर क्या होगा, अच्छा परफॉर्मेंस देगा, यानी कम हीट होगा और ज़्यादा पावरफुल होगा, इलेक्ट्रिसिटी कम कंज्यूम करेगा। तो आपको क्या क्या देखना है, जनरेशन देखना है प्रोसेसर का, किस जनरेशन का प्रोसेसर है। और इसके अलावा आपको उसकी स्पीड देखनी है, इसके अलावा उसका कैश मेमोरी देखना है। और इंटेल में आप i3 या i5 या i7 या i10 में मूव कर सकते हैं। नॉर्मली जो कंप्यूटर पर्सनल कंप्यूटर के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं उसके लिए आप i3 या i5 इस्तेमाल कर सकते हैं, ये सफिशियंट होता है। और इसके अलावा जो ब्रांड है, CPU बनाने वाली 2 कंपनियां हैं, एक AMD होती है, दूसरा इंटेल होती है। अगर आप AMD का इस्तेमाल करते हैं तो AMD प्रोसेसर का भी आज इस्तेमाल कर सकते हैं। AMD के आज कई ऐसे मॉडल्स आ चुके हैं जो इंटेल को कड़ी टक्कर दे रहे हैं, तो आप AMD का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ये AMD के भी कई जो है मॉडल्स, अच्छे मॉडल्स अवेलेबल हैं। तो कैश मेमोरी के बारे में थोड़ा सा बात कर ली जाए। कैश मेमोरी क्या होती है और इसको हमें एक CPU के अंदर कंसीडर क्यों करना चाहिए। तो कैश मेमोरी इतनी ज़्यादा होती है उतना ही बेटर परफॉर्मेंस CPU देता है, क्योंकि कैश मेमोरी क्या होता है, एक ब्रिज की तरह काम करती है प्रोसेसर एंड जो कंप्यूटर के अन्य पार्ट्स हैं उनके बीच में। यानी जो सेकेंडरी मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी है, प्राइमरी मेमोरी से जब डेटा क्या होता है CPU के पास पहुँचता है प्रोसेस होने के लिए, तो उसके बीच में आपकी कैश मेमोरी काम करती है। वो क्या करती है, पहले से ही डेटा को अपने अंदर स्टोर कर लेती है, जिस पे फ्यूचर में CPU को काम करना होता है। उसी तरीके से CPU जब आउटपुट प्रोवाइड करता है तो वो पहले आपका कैश मेमोरी में भेजता है, फिर कैश मेमोरी उसको प्राइमरी मेमोरी में, फिर प्राइमरी मेमोरी अपना सेकेंडरी मेमोरी में, या जो भी है डिस्प्ले वगैरह कराना है तो उसके अकॉर्डिंग जो है ऑपरेटिंग सिस्टम उसमें एक्शन करता है, एक्शन लेता है। तो ये सारी चीज़ें हमें क्या होता है एक CPU के अंदर भी कंसीडर करना होता है। CPU को हम हार्डवेयर में प्रोसेसर के नाम से भी जानते हैं, तो आप इसे प्रोसेसर भी बोल सकते हैं, CPU भी बोल सकते हैं। CPU लुक लाइक इस तरीके से आपका दिखता है। नेक्स्ट है हमारा अवेलेबल कोर्सेस। हमें कौन कौन से कोर्सेस करने चाहिए IT सेक्टर में या कंप्यूटर साइंस में करियर बनाने के लिए या एक फाउंडेशन तैयार करने के लिए। तो अभी ये जो ट्यूटोरियल है इसमें मैं केवल फॉर्मल कोर्सेज के बारे में बात करूंगा, और एक अलग से एक वीडियो में डिटेल्ड जितने भी कोर्सेज हैं, फॉर्मल कोर्सेज हैं, नॉन फॉर्मल कोर्सेज हैं,
जिससे कि आईटी सेक्टर में या कंप्यूटर साइंस के सेक्टर में करियर बनाया जा सकता है, उसके बारे में डीप में उस वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करूँगा। तो इस वीडियो में मैं नॉर्मली केवल फॉर्मल कोर्सेज के बारे में आपको बताऊँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपका जो फॉर्मल कोर्सेस है उसमें प्रचलित कोर्स में से आपका जो कॉमन कोर्सेस हैं लाइक BCA, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन के नाम से जिसे हम जानते हैं, और इसकी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है यानी इसको करने के लिए जो एलिजिबिलिटी है 10+2 यानी आपको इंटर पास होना जरूरी है। और कुछ जगहों पे ये क्या होता है आपका मैथ्स मांगा जाता है यानी 10+2 तो पास करना ही है, साथ में मैथ्स सब्जेक्ट्स के साथ आपको पास करना है, तभी आपको BC में एडमिशन मिलेगा। कुछ यूनिवर्सिटी में क्या होता है, जरूरी नहीं होता है कि मैथ के साथ आपने पास किया हो, किसी अन्य सब्जेक्ट के साथ भी पास किया होगा तो भी आपको एडमिशन BC में मिल जाएगा। तो ये यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। बट 10+2 तो आपको होना ही है यानी इंटर पास होना जरूरी है। PGDCA एक कोर्स होता है जिसको बोलते हैं पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो ये क्या होता है आपका 1 साल का कोर्स होता है। BCA वहीं 3 साल का कोर्स होता है। तो ये आप ग्रेजुएशन के बाद कर सकते हैं क्योंकि ये पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है, तो ये आप ग्रेजुएशन के बाद कर सकते हैं। इसके लिए एलिजिबिलिटी ग्रेजुएशन है, किसी भी स्ट्रीम से मतलब कोई भी सब्जेक्ट हो आपका कोई दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हैं PGDCA को। और इसके अलावा आपका MCA होता है जिसको बोलते हैं मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, और ये भी 3 साल का कोर्स होता है। अगर आपका कंप्यूटर बैकग्राउंड रहा है बैचलर्स में तो ये आपका 2 साल का होगा, तो आपको 1 साल इसमें क्या होगा रिलैक्सेशन, मतलब 1 साल आपका लेस हो जाएगा। इसके लिए भी जो एलिजिबिलिटी है क्योंकि मास्टर प्रोग्राम है तो ग्रेजुएशन इसके लिए चाहिए होता है एलिजिबिलिटी। इसके अलावा जो अन्य कोर्स है आपका वो है BSc, बैचलर ऑफ साइंस इन कंप्यूटर साइंस। तो बैचलर ऑफ साइंस में आप क्या करोगे, कंप्यूटर के, क्योंकि कंप्यूटर साइंस है तो कंप्यूटर के बारे में इसमें स्टडी करोगे। इसमें आपको फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिक्स ये सारे सब्जेक्ट्स मिलते हैं, इसको स्टडी करना होता है। जो इसकी एलिजिबिलिटी होती है ये भी 10+2 ही होती है। MSc CS यानी कंप्यूटर साइंस, और ये मास्टर ऑफ साइंस होता है ये, और इसके लिए भी एलिजिबिलिटी क्या है आपकी ग्रेजुएशन है, और ये 2 साल का कोर्स होता है। इसके अलावा आपका BTech CSE और BTech IT ये 2 तरह के कोर्स हैं, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी IT और बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी कंप्यूटर साइंस। तो इनके लिए भी जो है आपको एलिजिबिलिटी क्या है कि आप इनका इंटर पास होना जरूरी है। और ये दोनों ही कोर्स क्योंकि बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी हैं, BTech हैं, तो ये 4-4 साल के कोर्स होते हैं। कंप्यूटर साइंस है तो कंप्यूटर साइंस और IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दोनों में डिफरेंसेस क्या है, तो डिफरेंसेस ये है कि कंप्यूटर साइंस में आप कुछ फॉर्मल सब्जेक्ट्स भी पढ़ लेते हैं जैसे कि फिजिक्स वगैरह, और इसके अलावा आपका जो है हार्डवेयर के कुछ पार्ट्स के बारे में कुछ जानकारियाँ होती हैं। वहीं IT इंफॉर्मेशन में क्या होता है आपका केवल कंप्यूटर प्योरली एप्लीकेशंस के बारे में, सॉफ्टवेयर के बारे में, एप्लीकेशन डेवलपमेंट करने के बारे में सिलेबस होता है, और इसके अलावा कुछ हार्डवेयर के बारे में भी जो है इसके अंदर जो है इस कोर्स के अंदर दिया हुआ होता है। तो दोनों में क्या है सिमिलरिटीज बहुत है, डिफरेंसेस बहुत ही कम है, तो आप दोनों में से कोई भी कोर्स कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। MTech CSE तो MTech भी होता है, उसी तरह से MTech IT भी होता है। तो मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, और ये भी क्या होता है क्योंकि मास्टर प्रोग्राम है तो ये BTech के बाद होगा, B या BTech, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या BTech करने के बाद आप मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी कर सकते हैं। ये 2 साल का कोर्स होता है। उसी तरह से MTech IT भी 2 साल का ही कोर्स होता है। इसके लिए भी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो BTech या B बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग है। और इसके अलावा आपका BE CS और BE IT यानी बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग CS और बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग IT, और ये भी क्या होता है 4-4 साल के कोर्सेस हैं, और ये भी इंटर के बाद जो है आप इसको कर सकते हैं। तो ये सारे क्या हो गए आपके फॉर्मल कोर्सेस हैं जो कि कंप्यूटर सेक्टर के अंदर कराए जाते हैं। अब इन सारे कोर्सेज को करके IT में या कंप्यूटर साइंस में आप अपना करियर बना सकते हैं। इसके अलावा कुछ अन्य कोर्सेज भी होते हैं जो कि नॉन फॉर्मल कोर्सेज हैं, और जिसके थ्रू आप IT के अंदर या कंप्यूटर साइंस के अंदर करियर बना सकते हैं। उसके बारे में मैं अन्य वीडियो में आपसे डिस्कस करूँगा। तो डिप्लोमा कोर्सेज क्या होता है इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो अपार्ट फ्रॉम रेगुलर डिग्री कोर्सेज नाउ कंप्यूटर सेंटर्स आल्सो प्रोवाइड शॉर्ट टर्म कोर्सेज। तो डिप्लोमा क्या होता है शॉर्ट टर्म कोर्सेज होता है जो 6 महीने से लेके 1 साल तक का हो सकता है। और कुछ आपके सर्टिफिकेट कोर्सेज भी होते हैं जो उससे भी शॉर्ट होते हैं, डिप्लोमा से भी, जो कि 3 महीने 2 महीने 4 महीने इस तरीके से हो सकते हैं।
ऑनलाइन कोर्सेज भी अवेलेबल हैं और उसकी पॉपुलैरिटी लगातार बढ़ती भी चली जा रही है। तो इसमें आप कंप्यूटर बेसिक्स, प्रोग्रामिंग, लैंग्वेज ट्रेनिंग, हार्डवेयर ट्रेनिंग से नेटवर्किंग सर्टिफिकेशन वगैरह कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगले वीडियोज में मैं आपके साथ कुछ कंप्यूटर से रिलेटेड अन्य टॉपिक्स के बारे में आपसे डिस्कस करूंगा। और अगर आपको मेरे वीडियोज पसंद आते हैं तो आप इसे अपने फ्रेंड्स के साथ और जो है अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर कर सकते हैं, जिससे कि वो भी कंप्यूटर के बारे में जानकारी हासिल कर सकें और अपनी डिजिटल साक्षरता को बढ़ा सकें, जिससे वो अपने जीवन को आसान कर सकें। क्योंकि आजकल हर फील्ड में कंप्यूटर का इस्तेमाल हो रहा है, तो कंप्यूटर के बारे में हमें जानना ज़रूरी है। और दूसरी चीज़ ये है कि आजकल अगर इंडियन कंट्री की बात की जाए तो यहाँ पे जो करप्शन और फ्रॉड बहुत ज़्यादा होता है, और उसका रीज़न ये होता है कि हमें अपने बारे में या हमें जानकारी को, इन्फॉर्मेशन को कैसे निकालनी है, इसके बारे में बहुत कम नॉलेज होती है। तो इसमें कंप्यूटर आपकी मदद कर सकता है किसी भी चीज़ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को पाना। उसके लिए आपका कंप्यूटर का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, इसके बारे में जानना ज़रूरी है। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। बाय, धन्यवाद।